प्रोग्राम दुराहा में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, लास्ट प्रोग्राम में आपने देखा कि हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल थे आज़म मिराज साहब, और हमने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया कि हम सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम करेंगे उनके साथ ताकि अपनी नई नौजवान नस्ल को हम फ़िक्री सोच दे सकें। हमने देखा कि किस तरह गुज़श्ता 20 साल से वो एक ही डगर पे चलते हुए हमारे मसीही नौजवान को जो समाज से और माशरे से बेगानगी है उसको दूर करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और देखा हमने किस तरह वो एक फ़र्द थे जिन्होंने ये काम शुरू किया और रफ्ता रफ्ता उस एक फ़र्द से ये कारवां बनता जा रहा है। नाज़रीन, आज हम उसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आज़म साहब, आपको प्रोग्राम पे खुशामदीद। शुक्रिया जी। सर, प्रोग्राम का फॉर्मेट मेरे जहन में फ़र्क था। चूँकि हम प्रोग्राम के इख्तिताम में अपने नाज़रीन से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमें फ़ीडबैक ज़रूर दें और अपनी राय से आगाह करें, तो एक तो ये कि प्रोग्राम को बहुत सराहा गया और साथ ही साथ लोगों ने दरख्वास्त की है कि आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी शख्सियत के बारे में जानना चाहते हैं। तो वो जो मेरे सवालात थे वो मैं इसके बाद करूँगी। तो हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं आपसे कि आप हमें अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताएं, कुछ अपनी फैमिली के बारे में बताएं। हैरान कौन है जी कि आपके नाजरीन मेरी ज़ात में भी इंटरेस्टेड हैं। एक हम्बल सा बैकग्राउंड, जैसे आम पाकिस्तानी है। मेरे दादा ने माइग्रेशन की, वज़ीराबाद की कोई छोटा सा गांव है कठोर से, फैसलाबाद चले गए। फैसलाबाद से फिर पाकिस्तान बनने से पहले किला दीदार सिंह में आबाद हुए। और मेरी पैदाइश जो है वो अपने ननियाल की है, जो कि जीटी रोड पे मंडी मरीद के एक छोटा कस्बा है, अब तो बड़ा शहर बन गया, उसके नज़दीक एक छोटा सा गांव है जहाँ मेरे ननियाल आबाद थे, वहाँ मेरी पैदाइश है। उसके बाद मैं 9 साल का था तो कराची माइग्रेशन हो गई। अच्छा, स्कूलिंग वगैरह यहीं हुई। कौन से ईयर में? 72 में मेरा ख़ानदान कराची आया। अच्छा। और उसके बाद मैंने मैट्रिक नारविजन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल से किया, फिर आयशा बुआनी कॉलेज, इस्लामिया साइंस कॉलेज और सेंट पैट्स, फाइनली इंटर सेंट पैट्स से किया। अच्छा। अब 3 कॉलेजों में से इंटर किया। उसके बाद ये कोई ख़ास वजह थी कि 3 कॉलेजेस से इंटर किया आपने? मैं सबसे पहले तो आर्किटेक्ट बनना चाहता था, तो मैंने एफएससी में दाखिला ले लिया। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि मैंने एफएससी में क्यों दाखिला ले लिया, क्योंकि मुझे बिल्कुल आज तक साइंस का कोई समझ नहीं आती। तो उसमें एफएससी में फ़ेल हुआ। फिर आयशा बुआनी कॉलेज कॉमर्स, आयशा बुआनी कॉलेज में एडमिशन कॉमर्स में लिया। वहाँ मैं क्योंकि कुछ थोड़ा मतलब दरमियान में मैं काम भी करता था, तो इसलिए ज़रा एक आम स्टूडेंट के मुकाबले में एक क्लर्क थे वहाँ, तो वो बच्चों को दबा के रखते थे। तो मैंने उनकी कुछ बातों का जवाब दे दिया, तो वो बात इतनी उन्होंने बढ़ाई कि कॉलेज से निकाल दिया। तो फिर सेंट पैट्स में और वहाँ से इंटर किया। उसके बाद प्राइवेट ग्रेजुएशन। अच्छा, बहुत मेहनत रही आपकी। अच्छा सर, आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं। फैमिली मेरी माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा। बच्ची ने अभी बीई किया एनएडी से, और छोटी बेटी का नाम? जी अरुसा महराज। उससे छोटी आईबीए में है। अच्छा। और बेटा भी अभी आईबीए में एडमिशन वेरी गुड के चक्कर में है। सर, क्या रोल रहा है आपकी फैमिली का आपके इस सारी जदोजहद में? क्योंकि ऑब्वियसली आप अपना एक ख़ुद का काम भी कर रहे हैं, ज़रिया माश होता है, फिर लिखने पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। तो यूजुअली बेगमात बड़ी इरिटेट हो जाती हैं कि एक काम, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जुनून की राह पे अगर चलिए चारों जानिब से बेखबर चलिए। तो अगर आपने किताबें लिखी हैं और अगर आपने इतना टाइम दिया इस सारे कॉज को, तो डेफिनेटली फिर ये है कि कहीं फैमिली निगलेक्ट होती है, या तो वो बहुत साथ खड़े हो जाते हैं या कहीं माइंड कर रहे थे। तो आपकी फैमिली का क्या रोल रहा? जी, साथ तो खड़े हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ें जो है ना, ये ज़ाहिर है रज़ाकाराना तौर पे हम कर रहे हैं, हमें किसी ने कहा नहीं, इसलिए किसी पे एहसान जताने की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन इस तरह के कामों के खराज आपका ख़ानदान ही पे करता है। ट्रू। आप वसाइल जो लगाते हैं, जो टाइम लगाते हैं, जो भी इसका खराज आपकी इमीडिएट फैमिली, आप तो उस जुनून में होते हैं, उस नशे में,
उस गलत फहमी में जी कि मैं कुछ बड़ा कर रहा हूँ, ये गलत फहमी पे आदमी को मरवा देती है। लेकिन इसका जो आप तो उसमें खुद तो आपका माइंड भी बिजी है, आप एक डगर पे चल रहे हैं। खुदा का शुक्र है कि ये सिलसिला चल रहा है, बहुत सपोर्ट है। अभी ये धरती जाए क्यों पर आए कि हम 3 साल से लगे हुए थे, इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व रहे। इसका जो ट्रांसलेशन है वो 75% काम मेरी बच्ची ने किया। गॉड ब्लेस हर। नेग्लेक्टेड क्रिश्चियन चिल्ड्रंस ऑफ इंडस, तो वो इंशाल्लाह उम्मीद है महीने 2 में आ जाएगी किताब। तो अगर आपकी बेटी ने 75% किया है तो इसका मतलब है कि बहुत कंट्रीब्यूशन है और बहुत इंटरेस्ट लेते हैं आपके साथ। जी बस वो मजबूरन मैं कहता रहता हूँ तो अब उनको फिर करना पड़ता है। अच्छा सर, आप अपने प्रोफेशन के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि एक तो फैमिली जो इमीडिएट आपसे कनेक्टेड होती है, दूसरा ये है कि आपका अपना, क्योंकि ये तो काम ऐसा है, ये तो शौक़ ऐसा है कि जिस पे आपने बस करते ही जाना है। तो फिर आप कैसे मैनेज करते हैं अपना काम भी और अपना ये पैशन भी? जी पेशा मेरी रोज़ी रोटी रियल एस्टेट से आती है और ज़ाहिर है वो भी इग्नोर होता है, लेकिन थैंक्स गॉड जिस तरह ये फैमिली सपोर्ट करती है इसमें, उसमें भाई हैं। अच्छा। तो वो देखभाल कर लेते हैं और मुझे भुगत रहे हैं वो भी। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि जो सवालात आपने हमें कहे थे वो हमने आज़म साहब से पूछे हैं और आप इनकी शख्सियत के बारे में कुछ ज़रूर जाने हैं। सर अब वापस आएंगे अपने पिछले प्रोग्राम के ही तसलसल पे वापस। तहरीक शनाख्त आपने नाम दिया अपनी 20 साल की जद्दोजहद को। किताबें लिखी हैं आपने रिसर्च की है, आपने बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन सामने लेके आए हैं। बहुत से लोगों को हम जानते भी थे, लेकिन बहुत से ऐसे गुमनाम लोग जिनको शायद हम में से कोई भी नहीं जानता था, आपने उनसे भी हमें मुतारिफ करवाया और आपने अपनी सारी जद्दोजहद का नाम दिया है तहरीक शनाख्त। क्या वजह है कि आपने ख़ास तौर पर यही नाम इस तहरीक का रखा? देखिए, जैसे पहले भी बात हुई आपसे पिछले प्रोग्राम में कि ये खुद आगाही और ख़ुद शनाख्त का ही मसला है। कोई भी फ़र्द जब अपने आप को जान लेता है तो फिर उसके लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। अपनी ख़ामियाँ, कमज़ोरियाँ, अपनी ताकतें, अपने लिए मौक़े, तो इसलिए इससे बेहतर इसका कोई नाम, ये कोई 20 साल पहले 10 साल तो मैं इसको कहता था कि जी ये नौजवान वर्गलाओ प्रोग्राम है। जी, एक फ़िक्र ही दे रहे हैं ना हम, ना हमारा कोई स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं, एक फ़िक्र है कि भाई आप इस धरती के बच्चे हो। आज़ादी हिंद, क़याम पाकिस्तान, तामीर पाकिस्तान, दिफ़ा पाकिस्तान में आपके अजदाद का ये किरदार है। इसको ज़हन में रख के इस सोसाइटी को जानो, पहचानो और इसमें तरक्की करो। तो सर मेमसेप जो है उसमें आप किस तरह ये सब कुछ करते हैं? क्योंकि आपने भी कहा कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन सच स्ट्रक्चर वाइज नहीं है, यानी कि आपका कोई ऑफिस या इस तरह वो नहीं है, तो फिर आप किस तरह ये सब? पूरी दुनिया में लोग हैं जो इसको रज़ाकाराना तौर पे इन इन्फॉर्मेशन को जो भी फैलाता है, वो हमें ना भी पता हो तो वो इसमें कंट्रीब्यूट तो कर रहा है ना। बिल्कुल। जैसे आपने वो सवाल पूछा, अब ये इन्फॉर्मेशन ही चली जाए कि जी 86 शहीद हैं, हमारे 5 जनरल्स भी बने हैं, हमारे कुछ लोग सफ़ीर भी बने हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो भी फैला देता है, हम समझते हैं वो हमारी इस फ़िक्र को फैला रहा है। वो किसी भी तनाज़र में बताए जिससे हमारे पाकिस्तानी मसीही को अपनी ख़ुद शनासी हो, उसको आइडेंटिटी मिले, एक ख़ास उसका जो सोसाइटी में रोल है उसकी शनाख्त हो, दूसरी सोसाइटी को भी लोग भी जाने। पहले हम खुद जानें और फिर जब इसको फैलाएं तो फिर हमारी नस्लें, हमारे आने वाले नौजवान इसको लोगों में फैलाएं, सोसाइटी में। ज़ाहिर है एंड ऑफ द डे तो इंसान की सारी एफ़र्ट अपनी ज़ात के लिए हो या किसी ख़ास कम्युनिटी, कौम, कबीले के लिए हो, उसके पीछे मकसद तो यही होता है ना कि उसको रिकग्नाइज़ किया जाए। तो हम ये कम्युनिटी के तौर पे चाह रहे हैं कि लोग इनका जो काबिल फ़ख्र शनाख्त है मुआशरे में, उसको उजागर करने की फ़िक्र है। और उसमें ज़ाहिर है कोई स्ट्रक्चर, कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं, कोई ओहदों की ज़रूरत नहीं, बस जो भी फैला दे। ओहदों से मुझे एक और बात आपसे मैं पूछूंगी कि मेमसेप की वॉलंटियर मैं भी हूँ, दुनिया में फैले हुए इसके वॉलंटियर काम कर रहे हैं अपने अपने तौर पे जो पॉसिबल है। अब तो बिशप साहब भी वॉलंटियर हैं, कार्डिनल वो भी वॉलंटियर हैं। तो
जब आपका जिक्र होता है तो आपका जिक्र होता है बानी रज़ाकार। यूजुअली हमने देखा है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है, कोई बॉडी बनती है, कुछ भी होती है तो उसके चेयरमैन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, प्रेसिडेंट या कुछ ना कुछ तो होता है। तो मेमसेप में वो भी हम आपको कह देते हैं बानी रज़ाकार, आप भी अपने आप को रज़ाकार ही कहते हैं, तो ये क्या वजह है कि यहाँ पे सभी रज़ाकार हैं? जी देखें, इसका बुनियाद तो ये है कि जैसे कि हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे जी, अपना शौक़ है, शौक़ बामकसद हो गया, लोगों ने उसको सराहना शुरू कर दिया, लोगों को उससे फ़ायदा पहुंचना शुरू हो गया फ़िक्री एतबार से, तो हमने उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज़ कर लिया। जी ये मेमसेप तहरीक शनाख्त है, पाकिस्तानी मसीहों की पाकिस्तानी मुआशरे में काबिल फ़ख्र शनाख्त को उजागर करने का मकसद है। अब उसमें क्या अहदों की हमें ज़रूरत क्या है? कोई आपको अच्छा लगता है, आपने कोई किताब किसी अपने जानने वाले को दे दी कि उसको भी पता होना चाहिए, जैसे आप करती रहती हैं। अब बिशप साहब, कार्डिनल साहब का, उनका रज़ाकार होने का, जिसकी वजह से वो हकदार ठहरे, वो पिछले दिनों मुल्तान जा रहे थे, तो मैं उनके पास बैठा हुआ था, मैंने कहा, उन्होंने जिक्र किया मैं मुल्तान जा रहा हूँ, तो मैंने कहा ये जो हमारे शोहदा के पोर्ट्रेट हैं, सॉरी कता कलामी माफ़, ये जिक्र हो रहा है बिशप जोसेफ कूट्स का। तो उन्होंने, मैंने कहा ये कुछ पोर्ट्रेट हैं, आपने देखा बिशप हाउस में भी लगे हुए हैं, आपके कॉलेज में भी लगे हुए हैं, तो ये मुल्तान, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं खुद लेके जाऊंगा। तो वो अब देखें ना कितनी बड़ी रज़ाकाराना खिदमत है ना, बिल्कुल, कि उन्होंने वरना तो आपको पता है उनकी जो रूहानी पोजीशन, तो उन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया, तो इसी से हमें यह हक पहुंचता है कि हम उनको कहते हैं और उनको वो जो हमारा वो सर्टिफिकेट है वो उनके पास भी है। बिल्कुल। अच्छा सर, यहाँ पे एक और वजाहत भी मैं चाहूँगी कि कौन सी वो बात है जिस पे आप किसी को, क्योंकि ये कोई कहता नहीं आपको, ये भी नहीं है कि कोई किसी से पर्ची लेके या किसी से कह के आपको कहें कि जी इनको मेमसेप में शामिल किया जाए या इनको वॉलंटियर करार दिया जाए, बनाया जाए, क्योंकि आपके एक वो स्पेशल सर्टिफिकेट्स हैं जिसको हम बहुत, जो हमारे लिए बहुत इज्जत की जगह हैं, तो वो क्या बात है जिसकी वजह से आप किसी को मेमसेप का वॉलंटियर करार देते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको कार्डिनल साहब का बताया, जैसे आप भी एक सर्टिफाइड हैं, अब आप खुद ना कहना चाहें, देखिए कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो आप रज़ाकाराना तौर पे आप बहुत कुछ करती हैं इसके लिए, लेकिन आपका वो जो 25 दिसंबर पीटीवी पे बैठ के कोई खातून, नॉर्मल तो यही समझा जाता है ना, टाइम चाहिए होता है, नुसरत ने आपको कहा कि जी आप कुछ खाने पीने की बात करें, तो आपने कहा नहीं हम तो तहरीक शनाख्त पे बात करेंगे। अब इतनी अगर आप एसार दिखा रही हैं रज़ाकाराना तौर पे, आपकी ड्यूटी नहीं है, तो फिर यही हमारा क्राइटेरिया इसी तरह का है कि जो भी बंदा नेक नियति से बेलौस बगैर, इसमें तो किसी को कुछ मिलता ही नहीं, और ये किसी के लिए भी नहीं है, ये हमारी कम्युनिटी के लिए बेसिकली इज्तिमाई शनाख्त है, ये हमारी इज्तिमाई शनाख्त भी है, हमारे नौजवानों के लिए है। हम जिस सोसाइटी का हिस्सा हैं, जिस मुआशरे का हिस्सा हैं, उसमें ना सिर्फ ये हमारी पहचान है बल्कि जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनमें भी हमें इस शनाख्त की वजह से ज़्यादा इज्जत मिलती है। तो जो भी इसको फैला रहा है अपना, इसको लोग ऑनरशिप दे रहे हैं। हम समझते हैं कि हम सब की ये बड़ी कामयाबी है कि शायद पहली दफ़ा इस तरह के किसी फ़िक्र को लोगों ने ऑनरशिप दी। आपने देखा यूरोप अमेरिका जो लोग चले जाते हैं उनका देश से नॉर्मली ताल्लुक़ हमारी कम्युनिटी में नहीं रह जाता, लेकिन आपने देखा कि इसको वो वहाँ फ़ख्र से बताते हैं कि देखें जी ये भी हमारी आइडेंटिटी है, बाकी सब चीज़ें भी हैं, परसिक्यूशन इधर उधर। आप देखें कहीं भी इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म हो तो वहाँ ये किताबों की इंफॉर्मेशन लोग ज़रूर शेयर करते हैं, कोई भी फोरम किसी को। अब पिछले दिनों जैसे कर्नल अजीम साहब ने, शायद आपने अपने वो उसमें क्लिप्स में भी दिखाया, चीफ जस्टिस को पेश की किताब, तो अब देखें हमें जो जिनसे कभी मिले नहीं, बेतहाशा लोग तो ऐसे ही हैं जो आपस में कभी मिले भी नहीं, वो बस इसको इज्तिमाई शनाख्त समझते हुए पाकिस्तानी मसीहों की इसको फैला रहे हैं। और अभी तो हमें और भी बहुत ज़रूरत है लोगों की कि जो इसको फैलाएं, ताकि ये जो शनाख्त का जो प्रोग्राम है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा आने वाली नस्लों में, उनकी रूहों में समा जाए ये बात। और फिर देखिएगा आप, मैं तो दावे से कहता हूँ कि अगर हम इसको ऑर्गेनाइज तरीके से,
अपने तालब इल्मों के ये इन्फॉर्मेशन उनके कोर्स में शामिल कर दें, तो आप देखिएगा 5 साल में हमारे नौजवान की सोच बदल जाएगी, फ़िक्र बदल जाएगी, और उससे उनके लिए देखें राहें कितनी खुलती हैं। बिल्कुल सर, आपने हमें बताया तहरीक शनाख्त के बारे में, आपने हमें बताया मेमसेप किस तरह से और किस तरह ये सारी सोच को आगे लेके जा रही है। इस सारी जद्दोजहद में जो आप मुसलसल कर रहे थे, आप ये बताइए कि किताबें कहाँ से दाखिल हुई, वो क्या महरक़ात थे कि आपने ये सोचा कि अब इसको किताबी शक्ल दी जाए और आपने किताब में कलमबंद की ये सारी बातें? देखिए, मैंने सबसे पहले इस इशू को एड्रेस, माशरती बेगानगी के इशू को एड्रेस इस तरह करना शुरू किया जब ज़रा खुशहाली आई, मैं बिज़नेस में थोड़ा बेहतरी आई, तो मैं मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में जाता, वहाँ लोगों को मैंने अदब से जोड़ने की कोशिश की कि किसी भी मुआशरे से जोड़ने के लिए सबसे मौसर और सस्ता ज़रिया यही है कि आप उस मुआशरे का अदब पढ़ें। तो मैं मुख्तलिफ़ स्कूलों में जाता रहा, बुक्स गिफ्ट करनी और साथ कहना कि जी आप अदब पढ़ते हैं तो आप इस तरह मुआशरे को जानते हैं, उसमें तरक्की करते हैं। 10 साल मैं ये करता रहा, लेकिन उसके रिज़ल्ट बिल्कुल ज़ीरो नहीं रहे। ना तो बच्चे किताबें पढ़ते हैं, ना बड़ों का इंटरेस्ट, ना बड़ों का इंटरेस्ट है, असातिज़ा भी नहीं पढ़ते। तो फिर उसमें, लेकिन इन सब 10 साल जो मशक्क़त थी ना, इसमें एक चीज़ थी कि जब मैं बताता था कि जी आपका ये नाता है, आपके तो ये अफसर भी बने हैं, ये हाई अचीवर हैं, आप भी कर सकते हो, तो उसमें जब उनकी ज़ात आती थी ना, यानी किसी मसीही की आपने हाई अचीवर की मिसाल, तो उस पे बच्चों के कुछ कान खड़े होते थे। वो मुआशरे का से लिंक होना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था उनके लिए, अपनी आइडेंटिटी, ज़ात, इसीलिए तहरीक शनाख्त कि उस पे लोग खड़े होते थे। तो ये उससे फिर मैंने बाकायदा रिसर्च की, तो फिर सबसे पहले तो इस माशरती बेगानगी इतनी जो बहुत ज़्यादा लोगों में है, मसीही नौजवान बिल्कुल ही अपने सोसाइटी से कटा हुआ, उसने अपने ही छोटे छोटे जजीरे बनाए हुए हैं, मतलब ये सबके लिए नहीं लेकिन अक्सरियत का रवैया ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो फिर उसमें मुझे, जब तक आपको ऑनरशिप नहीं ना मिलती, आपका स्टेक ना लगाओ किसी में, ये चीज़ें थी नहीं। वो मैं आपको बताऊं मिसाल एक, अगर देहाती बैकग्राउंड से हैं आप, मैं तो हूँ, देहात में जो चरवाहे होते हैं ना, वो लोगों के रेवड़ ले जाते हैं, किसी के 10 मवेशी हुए, किसी के 2 हुए, किसी के 100 हुआ, किसी का एक आध, एक ही की जिम्मेदारी होती है, एक दिन में एक लेके जाते हैं। हाँ जी, वो सब ले जाता है, शाम को वापस आता है। शाम को आप यकीन माने, आप किसी अपने बड़ों से पूछिएगा या किसी भी जो देहाती बैकग्राउंड वाले से, कोई शाम को जब रेवड़ वापस आ रहा होता है ना, तो जिसका एक जानवर होता है ना, चाहे कोई बकरी हो, कोई बच्ची कट्टी, तो वो भी क्या, आप उसे कहें कि आओ मेरे साथ या कुछ ऐसा, तो वो अपनी उसकी रूटीन में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कि साड़ा माल आ रहा है, यानी एक बकरी से उसकी पूरे रेवड़ की ऑनरशिप वो पा लेता है। तो इसलिए फिर मैंने बाकायदा रिसर्च शुरू की कि भाई इनका इससे ताल्लुक़, जब तक इनको इनकी ज़ात इसमें नज़र ना आए, आप लाख कहें कि जी फ़लाँ जो बहुत बड़ा हाई अचीवर है, उसने इस तरह कामयाबी हासिल की है, अब आप उनको, अगर वो किरदार मसीही होगा तो फिर बहुत तवज्जो से सुनते हैं, और ज़्यादा अटैचमेंट उनको लगेगी, कि हमारी सोसाइटी में इतनी अचीवमेंट ये मसीही के पास है, उससे लोगों को एक प्राइड मिलता है, शनाख्त मिलती है, और रोल मॉडल बनते हैं। उसी को देखें ना, वो ऑनरशिप दे रहे हैं, कलेक्टिव लोगों को खुशी से एक दूसरे को किताब गिफ्ट करते हैं। हाँ। वरना आपको पता है हमारी कम्युनिटी इस तरह इतना बेलौस कि नाम ऊपर आज़म महराज का लिखा हुआ है और फ़ख्र से वो लोगों को दे रहे हैं, बांट रहे हैं एक दूसरे को। या किसी, आपको मैं बताऊं कि बिशप अलेक्जेंडर मलिक साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकलते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, आज़म मैंने अभी प्राइम मिनिस्टर को आपकी किताब दी। फिर दूसरी दफ़ा कुछ दिनों बाद किसी प्रोग्राम में, मैं अभी प्रेसिडेंसी से निकला हूँ, आपकी किताब मैंने प्रेसिडेंट को गिफ्ट की। और ये कर्नल अजीम वाला, ये ओनरशिप है, ये ओनरशिप है। तो ये इसलिए कि उनको, अब उनको एहसास होता है, ये जो 86 शहदा है ना, ये अब उनको 86,000 जो पाकिस्तान के शहीद हैं, अब उन सबको ऑनरशिप देते हैं। जब उनको पता चलता है 7 सितारा जुरत क्रिश्चियन भी हैं, तो वो फिर अब सोचते हैं कि जो बाकी हज़ारों हैं सितारा जुरत, वो भी बहुत ही काबिल इज़्ज़त और
एहतराम है। बिल्कुल। तो ये जो ऑनरशिप है ना, ये देने के लिए ये सारी तगोदो, ये किताबों का सिलसिला, और अभी तक तो लोगों को बहुत समझ आ रही है ये बात, और ये एक बड़ी मेहनत और जी, बहुत नहीं, इसमें खुदा का भी एक गैबी मदद भी ज़रूर है। उसके बगैर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। बिल्कुल, उसकी रहनुमाई, उसकी मदद, वो रास्ते निकालता रहता है। जहाँ आपका अपना इंटरेस्ट नहीं है, जहाँ पे आप देख ही ये रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी के नौजवानों का या हमारे अपने लोगों का कोई फ़ायदा हो सकता है, ये तो बड़ी खूबसूरत बात है कि काम तो शुरू किया था अपने नौजवानों के लिए, लेकिन वो रफ्ता रफ्ता हर तरफ ही फैल गया। सर, गुफ्तगू का सिलसिला हम इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे। यहाँ पे डिस्प्ले पे हमारे पास बुक्स हैं, आप हमें बताएंगे कि पहली किताब कौन सी रही, दूसरी कौन सी, फिर तीसरी कौन सी, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और अब कहाँ पे खड़ा है। देखिए, वो सबसे पहले तो ये रियल एस्टेट पे मैंने किताब लिखी, वो तो मेरे बिज़नेस से मुतालिक है, मैं तो स्टेट एजेंट हो गया। वो तंज़ो मज़ा में और उसमें कुछ तालीम का पहलू भी था। फिर उसको बाकायदा ऑर्गेनाइज पाकिस्तान में रियल एस्टेट का कारोबार, वो तो अलहदा चीज़। ये जो है ना, ये सबसे पहले माशरती बेगानगी को डायग्नोस जिसमें किया गया, डायग्नोज किया गया, वो है धरती जाए क्यों पराए। ये जी कि आखिर ये क्यों ऐसे हैं। माशरती बेगानगी जो मेरी फीलिंग्स थी, जो मेरा मुशाहिदा, तज्जिया या तजर्बात हुए मुझे, तो उसमें मैंने ये सच्चे वाक़यात पे मबनी है। अभी ये इसका इंग्लिश तर्जमा भी हो रहा है, सेकंड एडिशन भी आ रहा है। कोई 20-22 छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं जिसमें ये बताया गया है कि ये क्यों ऐसे हो गए। हज़ारों साल की तारीख़ का जबर, माशरती रवैये, मजहबी रवैये, कुछ इस तरह के प्रॉब्लम, फिर अपनी यानी सोसाइटी का जबर, उसके फिर अपनी भी कोताहियाँ, इसमें ये सब डायग्नोज किया। लेकिन इसमें भी मैंने महरूमियाँ बेचने का काम नहीं किया। इसमें से भी एक चीज़ इसमें नुक्ता है कि तुम धरती के बच्चे हो, वो इसमें ओन करो इसको। जी, इसमें ये पहला पॉइंट, इसमें बार बार मैंने इसको, बड़े राइटर तो कहते हैं ये रिपीटेशन है, लेकिन हमें तो एक सबक रटाना है ना। उसके बाद फिर शनाख्तनामा, शनाख्तनामा में पूरे इस थीसिस को कि आप धरती के बच्चे हो, आज़ादी हिंद में ये किरदार है, क़याम पाकिस्तान में आपका ये किरदार है, तामीरो पाकिस्तान में ये किरदार है, और दिफा पाकिस्तान में ये किरदार है। अब इन सब चीज़ों को ऑनरशिप दे के आप इस सोसाइटी को जानो, पहचानो, इसे अपना मानो और इसमें तरक्की करो। ये बाकी जो चीज़ें हैं ना, ये भी शनाख्तनामा का ही हिस्सा है। ये पहले पब्लिश हुई, सफेद हिलाली परचम के मुहाफिज और शोहदा, शोहदाए वतन भी शनाख्तनामा का ही एक हिस्सा था। अच्छा। इसको बच्चों के लिए, तालिब इल्मों के लिए, इसमें सिर्फ शहीद हैं। तो ये पुराना एडिशन है। अच्छा, इसमें भी शोहदा के बारे में है? इसमें सिर्फ शोहदा है। ठीक। और इसमें एक चीज़ है कि इसमें हमने 11 निशाने हैदर इसमें डाले, जो हमारे म्यूचुअल हीरो जी, म्यूचुअल हीरो। ठीक। नहीं, वो भी सबके म्यूचुअल्स हैं, लेकिन ये क्योंकि मसीहों की बुनियाद है, इत्तफाक से निशाने हैदर सारे 11 के 11 मुसलमान हैं। लेकिन कोई भी अफवाज पाकिस्तान के शहीद की कहीं बात हो, या डेकोरेटेड अफसर की बात हो, जवान की बात हो, तो वहाँ निशाने हैदर सबसे पहले आएंगे। तो वो 11 मैंने इसमें डाले हैं। बेहतरीन। इसमें सिर्फ शोहदा हैं। ये शान सब्ज़ सफ़ेद रिसेंटली छपी है जी। इसमें दिफा पाकिस्तान में मसीहों का मुकम्मल रोल डिस्कस किया गया, कुछ 350 सफ़ात। यानी इसमें समझें कि इसमें शुरू में हमने जो बरतानवी सर्विसेज चीफ थे ना 7 जी, उनसे शुरू करके इसमें भी निशाने हैदर शामिल हैं। लेकिन ये मुकम्मल रोल डिफ़ाइन करता है मसीहों का रोल इन डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। और बाकी ये है कि ये जो शनाख्तनामा है, ये मुकम्मल पूरा थीसिस है, जो इस तहरीक शनाख्त का पूरा थीसिस बयान करता है। सारा निचोड़ हमें मिल जाएगा। कोशिश की है कि पूरी एक फ़िक्र दी जा सके कि अगर मसीही, पाकिस्तानी मसीही इस डायरेक्शन पे चले तो शायद चीज़ें कुछ और बदल सकती हैं। सर, आपने कहा कि शनाख्तनामा निचोड़ है, तो क्या ये बात यहीं पे रुक गई है या ये सिलसिला आगे चलता रहेगा? देखिए, चीज़ें जब आप इनको बार बार देखते हैं ना, रिसर्च ऐसी चीज़ है कि आप शान सब्ज़ ऐसे खंगालते हैं तो निकल आता है, कुछ ना कुछ और निकल आता है। जैसे शान सब्ज़ सफ़ेद की जब रिसर्च चल रही थी, तो इसमें मैंने हमारे पता चला कि 70 साल में 30 मसीही हैं जिनको बहादरी के एजाज़ात मिले हैं।
उन 30 को जब निकाला, शॉर्टलिस्ट किया, तो पता चला एजाज़ात तो 30 हैं लेकिन लोग वो 24 हैं। अच्छा, 24 लोगों को 30, किसी को 2 मिले, किसी को 3 मिले। तो अब मैंने जुरत के सितारे बसालत के निशान के नाम से बच्चों के लिए इसमें से एक और किताब निकाल ली है, जिसमें सिर्फ वही 30 लोग होंगे। उसमें गाजी भी हैं, शहीद भी हैं, मुहाफिज भी हैं, उसमें जनरल भी हैं, उसमें सिपाही भी हैं। वेरी गुड। इस तरह इसको जब हम डिटेल में, ताकि मैक्सिमम तरीक़ों से छोटे बच्चे तक कैसे पहुंचना है, बड़े तक कैसे पहुंचना है, मकसद ये है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन फैलानी है। बिल्कुल। और किताब से और क्या ज़रिया हो सकता है। बिल्कुल। सर थैंक यू सो मच। नाज़रीन, गुफ्तगू रही आज हमारी फिर शनाख्त पे। आज हमने सीखा कि मेमसेप क्या है। जिस तरह के प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको पता है, आपको ये बताया गया है कि हम प्रोग्राम के इख्तिताम पे एक सवाल आपसे ऐसा पूछेंगे जो हमारी डिस्कशन पे बेस्ड होगा। प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब चलते हुए आपसे वो सवाल मैं पूछूंगी। आज का सवाल ये है कि मेमसेप की एब्रीविएशन क्या है? MMSEAP। इसका आज़म साहब ने गुफ्तगू में पूरा नाम बताया था। जो भी हमारे नाजरीन इसका पूरा नाम हमें फर्स्ट 100 एंट्रीज़ में भेजेंगे, उनको आज़म साहब की किताब ऑटोग्राफ के साथ मिलेगी। साथ ही साथ हम आपको इस वक्त दिखाएंगे जो हमारे लास्ट प्रोग्राम के विनर हैं, उनका नाम और उनकी तस्वीर। आपको बहुत बहुत मुबारक हो किताब। और नाजरीन, फिर जाने से पहले आपसे एक दरख्वास्त करूंगी कि ये प्रोग्राम अमानत है आपके पास, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास अमानत है। ज़रूर जब भी आप ये प्रोग्राम देखें तो इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि ये आपकी वसातत से ज़्यादा लोग इस इन्फॉर्मेशन को हासिल कर सकें। आपसे इजाज़त लेंगे, मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पे। देखते रहिए दोराहा। अपना बहुत ख्याल रखिए।